आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 आज स्टार्ट हो गया। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास इसका किए थे। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब उसमें समझे थे कि क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है, क्लास के टाइमिंग क्या होना चाहिए, बुक्स लेना चाहिए कि ना लेना चाहिए, सब कुछ पूरा डिटेल में इससे पहले वाला भाग में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब समझिए, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे पेपर 4 जल्दी स्टार्ट कीजिए, लीजिए स्टार्ट हो गया पेपर 4। अब देखिए पेपर 4 में मुख्य रूप से पढ़ना क्या क्या था। एशिया का जो एशिया का इतिहास था और यूरोप का इतिहास था। मध्यकाल के समय में एशिया और यूरोप का इतिहास पढ़ना था हम लोगों को। अब देखिए इससे पहले पेपर 3 में हम लोग क्या पढ़े थे, भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़े थे। अब इसमें पढ़ना है दोनों के बारे में, एशिया और ये यूरोप, दोनों के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले एशिया का शुरू कर रहे हैं। और एशिया में ऐसा बात नहीं कि सिर्फ एशिया, मान लीजिए अगला चैप्टर अगर यूरोप का इतिहास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यूरोप का इतिहास ही हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीन के बारे में पढ़ लेते। चीन के क्रांति के बारे में उस समय बताए थे। तो चीन के क्रांति के बारे में इस चैप्टर का देखिए क्या नाम रखा गया, चीन में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, देखिए जैसे भारत में यूरोपियनों का आगमन हुआ। यूरोपियन मतलब समझते हैं कौन कौन, इंग्लैंड वाले, पुर्तगाल वाले, ये फ्रांस वाले, ये अलग अलग देशों के लोगों का एंट्री हुआ था ना हमारे देश में, हुआ था सबका एंट्री। तो ये यहाँ पर भी वैसे एंट्री हुआ। और जैसे जैसे भारत में देखिए वो अतिक्रमण करते गए, अपना साम्राज्य बढ़ाते गए, ठीक वैसे यहाँ पर भी हुआ। देखिए एक ही देश में ये तांडव जाकर ना मचाते थे, वो अलग अलग देशों में, अंग्रेज वहां अमेरिका तक पहुंच गए थे, अधिकतर देशों तक समझ लीजिए अंग्रेज पहुंच गए हैं। तो वही विश्व इतिहास पढ़ रहे थे, यही पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन जो थे, उस कौन कौन देश के जो लोग थे वो सारे जगहों पर फैले हुए। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ आकर अत्याचार तो कर ही रहे थे, जो कर रहे थे, चीन में भी पहुंच गए थे, अमेरिका और भी अलग अलग देशों में कई जगहों पर ये पहुंचे हुए थे, अपना उपनिवेश स्थापित कर लेते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर कैसे यूरोपियनों का आगमन हुआ। भारत में यूरोपियनों का आगमन किससे माना जाता है, पुर्तगालियों से। पुर्तगाली आए, ये फ्रांसीसी, अंग्रेज आ गए, तो ये सबसे हुआ है आगमन। लेकिन यहाँ पर कैसे यूरोपियनों का आगमन हुआ, ये सब कैसे आए चीन में भी, इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। अब देखिए यहाँ चीन का एक मैप बनाया है। ये जरूरी नहीं है कि चीन ऐसा ही है, बस रफली एक बना दिए हैं कि रफ समझ लीजिए ये मैप है। ये पूरा ये मत समझिए कि नहीं ऐसा ही मैप है। चीन का मैप खुद भी देख सकते हैं, आपको समझने के लिए सिर्फ बताएं। देखिए इधर भारत है, ये नेपाल है, भूटान है, ये बांग्लादेश की बात करें, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये इधर देखिए। अब यहाँ वाला क्षेत्र जो मंगोलिया है, ये अलग अलग, इधर म्यांमार है, अलग अलग देश है। तो ये बाकी देशों के बारे में नहीं देखना हम लोगों को, बस इसलिए भारत, नेपाल और भूटान दिखाए ताकि समझ में आ जाए यहाँ भारत यहीं पर है ऐसे। और इधर फिर जाकर अंतिम में अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में मिल जाता है। ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र भी चीन से मिलता हुआ है। और इधर कौन है, हिमालय पर्वत है, ये सब हिमालय पर्वत ही है। ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, तिब्बत। छोड़िए तिब्बत वाला क्षेत्र, पहले समझिए। ये चीन की बात करें तो जनसंख्या में कौन सा स्थान है, जनसंख्या में ये विश्व में नंबर 1 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, चौथा। अब देखिए जिस तरह भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत ही विकसित था, उतना विकसित और पुराना तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी, इसकी भी संस्कृति सभ्यता बहुत ही विकसित थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे भारत में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, तांबा, एल्युमिनियम, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर भी हिमालय और पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर लोहा, तांबा ये सब पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये भी शुरू से समृद्धशाली था। अब बात कर लेते समृद्धशाली था तो ये क्या शुरू से ही चीन इतना दूर में फैला हुआ था, नहीं, शुरू से इतना दूर में नहीं फैला हुआ था। ये चीन कई देशों को अपने में मिला लिया, कब्जा कर लिया कई देशों पर, कुछ देशों पर आक्रमण करके किया है। ये बाद की बात है, ये शुरू की बात नहीं है, बाद में ये सब आक्रमण किया है, ध्यान रखिएगा। और अतिरिक्त प्रांत वाई देखिए, अतिरिक्त प्रांत कौन कौन, ये मंचूरिया, ये वाला क्षेत्र है मंचूरिया, ये बाद में ये सिंजियांग, ये तो समझते हैं, ये सिंजियांग है। ये 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर मंचूरिया ये है, और सिंजियांग ये है 2 नंबर, और ये तिब्बत वाला तो आपको जानते हैं। ये बाद में ये सब क्या किया है, चीन ने इस पर कब्जा कर लिया, ध्यान रखिएगा। अब चीन इतना दूर में फैला हुआ है, लेकिन प्राचीन समय के इसके इतिहास हम देखेंगे। अब देखिए प्राचीन समय के 3 यहाँ पर बड़ी नदियां दिखाई दे रही है। इसका जो यहाँ पर
तीन बड़ी नदियां दिखाई दे रही है। कौन कौन नदियां है? हांगो, इसको पीली नदी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पीली नदी बोलते हैं। और उसके बाद त्यांगसी और उसके बाद सिक्यांग। देखिए नाम भी बड़ा अजीब अजीब है, हम लोग कितना अच्छे नाम है, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, सतलज, ब्यास, झेलम, कितना अच्छा अच्छा नदी है हमारे देश में। लेकिन इनका भी नाम अच्छा है, किसी का भी भाषा खराब नहीं होता है। ये नहीं कि सामने वाला की भाषा खराब है हमारा भाषा अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। हमारा भी भाषा अच्छा है, सामने वाला की भाषा अच्छा है। अब हम अपने दृष्टि से देख रहे थे, हमारा भाषा अच्छा लग रहा है और सामने वाला खराब लग रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। और उसकी भाषा जानने लगेंगे तो भी अच्छा होने लगेगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा अजीब ये नाम लगता है, लेकिन अजीब नहीं है। ये तीन बड़ी नदियां और पर्वत श्रृंखला, जो कई पर्वत श्रृंखला है, लेकिन सबसे प्रमुख बात करें हिमालय। और यहाँ पर हिमालय वाला जो इस पर्वत श्रृंखला होने के कारण ही इन लोगों को लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और अन्य खनिज पदार्थ भी मिल जाते हैं। और मतलब इन लोगों का जो पहाड़ी क्षेत्र है उनसे बहुत ज्यादा फायदा होता है इन लोगों को, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पर्वत श्रृंखला की बात कर लेते हैं और उसके बाद इसकी थोड़ा सा प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। शुरू में क्या था? सांग और चाऊ की बात करते हैं। सांग वंश और चाऊ वंश ध्यान रखिएगा। शुरू में सांग वंश प्राचीन समय में माना जाता है कि सांग वंश था, उसके बाद चाऊ वंश आया। तो ये सांग वंश और चाऊ वंश का समय स्वर्णिम युग माना जाता था। चीन के इतिहास का स्वर्णिम युग चाऊ वंश के समय माना जाता है। लेकिन फिर हुणों का आक्रमण हुआ। जैसे भारत पर बार बार हुणों का आक्रमण हो रहा था, आप लोगों को बीए पार्ट 1 में पेपर 1 में हम पढ़ाए होंगे इनके बारे में, ये गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य में अंतिम में कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त थे, उनके समय ये हुणों का आक्रमण भारत पर भी हुआ था। वैसे ही चीन पर भी हुणों का आक्रमण हो रहा था, ध्यान रखिएगा। तो ये हुणों का देखिए, वो आक्रमणकारी थे। हुण क्या थे? आक्रमण करके लूट उट के भाग जाते थे। बताइए उनको कैसे पकड़ पाएंगे, उनको कैसे मार पाएंगे, क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा वो आए हैं आक्रमण करने के लिए, उसी समय पीट पाट दीजिए, ठीक है। नहीं तो कहाँ ढूंढते चलेंगे जंगलों में? अब बताइए, वो रहते थे ऐसे ऐसे जंगलों में, कबीले के रूप में। आज यहाँ पर है तो कल वहां पर ठिकाना, परसों वहां पर, उसके अगले दिन वहां पर, उसके अगले दिन वहां पर। अब ढूंढते रहिए थोड़ा जंगलों में उन लोगों को, कहाँ कहाँ तो मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में उनको बहुत ज्यादा जानकारी थी। तो यही जो हुण थे बार बार आक्रमण करते थे, लूट उट कर भाग जाते थे। अचानक आक्रमण, समझ लीजिए, अचानक आक्रमण करेंगे तो कोई भी तैयार कैसे रहेगा? कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, अचानक आक्रमण करने पर कैसे तैयार रहेगा? इस समय की तरह टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि जो रात में भी, मान लीजिए कोई पहारा देने वाला नहीं है और कोई बॉर्डर की इस तरफ एंट्री किया तो पता चल जाएगा, या कोई विमान भारत में या किसी भी देश में एंट्री करता है तो उन लोगों को पता चल जाता है। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी उस समय विकसित था नहीं। और रातों में और एक बात, इस समय तो इतनी अच्छी अच्छी लाइटें हो गई हैं जो कितना दूर भी प्रकाश कर सकते हैं और देख सकते हैं उन लाइटों से। लेकिन उस समय ना लाइट था ना कुछ था, उस समय बस मसाल का एक सहारा था। मसाल समझते हैं ना? अरे मसाल समझते होंगे। तो उस समय एक मसाल था, उसी से बस रात को रोशनी होती थी और कोई भी रोशनी वाला सहारा नहीं था। तो आक्रमण रात में करते थे ये सब। रात में आकर लूट उट मचा कर भाग जाते थे लोग। क्या कर लोगे? कुछ वो नहीं कर पाते थे। रात में किसको मारेंगे? पता चला मारने को उसको लग गया अपने वाले को तीर, ध्यान रखिएगा। तो यही थे हुण। तो हुण आक्रमण किए तो स्वर्णिम को समझ लीजिए एकदम चौपट करके रख दिए। इनकी अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी उसी समय से। अब बात करते हैं, अब इनके बारे में हम लोग को प्राचीन इतिहास के बारे में तो पढ़ना नहीं, प्राचीन के बारे में थोड़ा सा समझ लिया। अब समझिए, यूरोपियनों का पहला संपर्क कब हुआ? यूरोपियन जो थे वो पहला संपर्क कब हुआ? ये चीन से पहला संपर्क कब हुआ यूरोपियनों का? तो माना यह जाता है कि चीन और रोम में रेशम का व्यापार होता था। किसका व्यापार? रेशम का व्यापार। और एक मार्ग था चीन से होकर भारत के ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है, भारत के उत्तर साइड से वो एक रास्ता जाता था। वो हम पार्ट 1 में जब कनिष्क के बारे में बता रहे थे, कुषाण वंश पढ़ा रहे थे और कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उस समय रेशम मार्ग यानी कि इसको सिल्क रूट बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ाए थे। बीए पार्ट 1 पेपर 1 में आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि कैसे कनिष्क ने घसीट के पीटा था इन लोगों को, चाइना वालों को रेशम मार्ग पर घसीट के पीटा था, कैसे क्या किया था, ये सब बढ़िया से हम पढ़ाए थे। तो क्या था कि उस समय भारत में था कनिष्क का साम्राज्य। कब? प्रथम शताब्दी की बात करते हैं। ये समय कब था? प्रथम शताब्दी का समय था, क्योंकि कनिष्क राजा बना 78 ईस्वी में। उसी समय शक संवत चलवाया था वो। कनिष्क शक संवत कब चलवाया था? 78 ईस्वी में राजा उसी समय बना।
और राजा बनने के बाद इसको देखिए भारत में सोना का भंडार ठीक ठाक मिल गया था इसको, किसको, कनिष्क को। तो ये भारत से रोम, मिस्र बात करें, ये सारे जो इधर यूरोप वाले क्षेत्र में ये भारत से सोना का व्यापार होने लगा। लेकिन कनिष्क का जो व्यापार था, कनिष्क जो भारत में था, भारत में उस समय राजा कौन था, कनिष्क, और भारत से सोने का व्यापार बढ़िया एकदम रोम से चल रहा था, मिस्र से चल रहा था, उधर वाले क्षेत्र देश से चल रहा था। तो अचानक ये चाइना वाला रेशम लेकर घुस गया कहां पर, रोम में, रेशम का व्यापार करने लगा रोम से। अब लोगों को रेशम बहुत पसंद आने लगा, ये रोम वाले लोगों को रेशम पसंद आने लगा और सोना का बिक्री कम होने लगा। ये पढ़ाई भी है पार्ट 1 में, सोना की बिक्री कम होने लगा, जिसके कारण कनिष्क ने ये अपने जो राज्य के अधिकारी थे उनसे कहा कि ये पता लगाओ कि हमारा जो सोना का व्यापार कम क्यों हो रहा है। तो अधिकारियों ने पता लगाया कि देखिए हमारे ही पास वाले क्षेत्र से रेशम मार्ग है और चाइना से बहुत ज्यादा रेशम का व्यापार हो रहा है, जिसके कारण वहां के लोग, रोम के लोग अब सोना पर कम ध्यान देने लगे हैं और रेशम ज्यादा खरीदने लगे। देखिए सोना और रेशम दोनों अलग अलग बात होता है, लेकिन सोना कभी कभी खरीदा जाता था और जो धनी लोग ज्यादा होते थे वही खरीदते थे, लेकिन रेशम जो थे थोड़ा सा धनी से हल्का सा नीचे भी होते थे वो भी खरीदने लगे थे। तो बहुत ज्यादा रेशम का व्यापार होने लगा था। और जो भारत के उत्तर वाला हिस्सा में, जैसे देखिए भारत के यहाँ पर मैप बना दे, दिखाई देगा कहां पर बनाए, यहीं पर बनाते हैं, छोटा सा भारत का मैप बना देते हैं। ये समझिए ये चीन है, यही वाला, ये अलग मैप बना दिया इसका। यहां से होकर जाता था, ध्यान रखिएगा, जो यहां से होकर जाता था रेशम मार्ग, यही था, क्या था, रेशम मार्ग होकर जाता था कहां पर, रोम में। इधर से व्यापारी सब करते थे, तब तक कनिष्क का शासनकाल था पूरे भारत पर। तो ये इसको पता चल गया कि यहाँ से रेशम बेचा जा रहा है, इसीलिए हमारा जो सोना है, सोना का व्यापार कम हो रहा है। तो यहाँ से व्यापारी जो जा रहे थे बोला, देखिए इसने अपने सैनिकों से बोला कि देखिए घींच कर और पीटना शुरू कर दो और दूसरा कुछ मत पूछो, घींच कर क्या करो, पीटना शुरू कर दो और पूछो, और उसके बाद वो अपने बता देंगे। क्या, तो सैनिकों ने कहा क्या पूछना है, क्या बताएंगे। पूछना ये है कि रेशम कैसे बनाते हैं। रेशम चाइना उस समय बनाना चाहता था, यूरोप वाले लोगों को भी पता नहीं था रेशम कैसे बनाया जाता। आपको पता है रेशम कीटों से बनाया जाता है, तो ये कीट जो यहीं पर पाए जाते थे। तो ये पूछा, ये कनिष्क के सैनिकों ने पूछा, पीटे, मतलब मन भर एकदम पीट दिया, समझ लीजिए। इधर जो व्यापारी जा रहे थे चाइना से ना, एकदम मन भर पकड़ कर पीट दिया यहीं पर। और पीटने के बाद दरबार में लेकर आए और उसके बाद पूछा गया ये कैसे बनाते हो, तो ये सब बताया कि इस प्रोसेस है, ऐसा ऐसा पूरा मेहनत लगता है। कनिष्क ने कहा देखो ये सब मेहनत हमको नहीं चाहिए, हमको ये मेहनत नहीं चाहिए। यहाँ से तुम जा रहे हो तो हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जितना तुम रेशम लेकर जा रहे हो हमको टैक्स दो, काम खत्म। इन्होंने कहा ठीक है हम टैक्स देंगे। तो यही माना जाता है कि रेशम मार्ग पर किसका कब्जा हो गया था, सिल्क रूट पर किसने अपना कब्जा जमा लिया था, कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का राजा था। ठीक, उसी समय पहली बार यूरोप का संपर्क चीन से हुआ था, रेशम व्यापार के दौरान ही। इससे पहले चीन और यूरोप का संपर्क नहीं था। अब देखिए इधर से व्यापार होने लगा, क्योंकि ये टैक्स लेता था, इसको जाने देता था व्यापारियों को, और बढ़िया से व्यापार कहां पर होने लगा, यूरोप में। अब व्यापार होने के दौरान अब यूरोप के जो लोग थे, आपको पता ही है कि अंग्रेज जो होते हैं वो पहले से ही बहुत दिमाग लगाते हैं। यूरोप वाले जो होते हैं बहुत दिमाग लगाते हैं सब। ये अंग्रेज के साथ साथ अंग्रेज भी कहाँ के थे, यूरोप के ही थे। और ये रोम वाले भी, और रोम के अलावा अलग अलग देशों में ये पहुंचने लगे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो थे रोम वाले, ये लोग भी सोचने लगे बताइए इतना दूर चीन से आ रहा है ये रेशम, इतना महंगा पड़ रहा है, क्या काम करते हैं हम अपने पास में रेशम बनाते हैं। तो ये कोई तो फल पौधा है नहीं कि जो खुद उगा लेंगे, क्या है, रेशम बनाया जाता है, जिस विधि बहुत ही जटिल प्रक्रिया होता है। तो इन्होंने क्या किया, यूरोप वालों ने यहाँ से चीन वाले जो व्यापारी थे उनसे रेशम की विधि जानने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापारी बताते नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तो कनिष्क के डर से बता दिए, घिंच कर पिटवाया तो बता दिए, लेकिन यहाँ बताते नहीं थे। यूरोप वालों ने दिमाग लगाया कि लाकर सिर्फ दिखाओ हमको क्या है, दिखाओ कुछ करे, मतलब हम लोग नहीं ये सब करेंगे, दिखाओ ना। ये लेकर दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे कीट से बनाया जाता है, ऐसे ऐसे लो, इधर से कीटे चुरा लिया। क्या किया, कीट, जो रेशम वाला कीट होता है यूरोप वालों ने चुरा लिया। और चुराने के बाद खुद क्या करने लगा, ये सब खुद रेशम बनाने लगा। अब इनका व्यापार हो गया ठप,
व्यापार क्या पड़ गया? ठप। वो खुद रेशम बनाने लगे तो व्यापार ठप नहीं पड़ जाएगा? व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया। लो, हीरो बनना सब निकल गया यहाँ से। हीरो बनना निकल नहीं जाएगा। पहले से ही पता है कि यूरोप वाले होते बहुत चालाकी दिखाते हैं। दिखाने के लिए लेकर गए थे कि लो लो देखो ये इसी से रेशम बनाते हैं, लो ले लिया, चुरा लिया। अब इनका व्यापार पड़ गया ठप। व्यापार ठप पड़ने के बाद अब उसी समय इनका व्यापार ठप पड़ने के बाद इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन क्या हुआ? और ये कब तक चला? कनिष्क का जो शासन काल था प्रथम शताब्दी तक ना, तो ये 600 ईस्वी तक ये ऐसा चला। ये 600 ईस्वी के आसपास में इन लोगों ने क्या कर लिया? चुरा लिया कीट। शुरू में नहीं कीट चुरा है, 600 ईस्वी के आसपास में ये कीट चुरा लिया, जिसके कारण इन लोगों का संपर्क खत्म। अब देखिए, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, अब यूरोप से चीन का जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, लेकिन यूरोप से ईसाई धर्म के प्रचारक एंट्री कर गए। कहां पर? चीन में। और चीन के राजा ने बहुत अच्छा स्वागत किया। देखिए, पहले जो थे, पहले हर जगह जो बाहर से राजदूत आते थे, बाहर से जो लोग आते थे, व्यापारी आते थे, उनको बढ़िया से स्वागत किया जाता था। तो चीन के राजा ने सोचा कि धर्म प्रचार कर रहे हैं, कुछ हमारे देश के लोगों को अच्छा ही बताएंगे, ये थोड़ा है कि कुछ गलत कहेंगे, कुछ अच्छा ही बताएंगे। तो बहुत अच्छा से स्वागत किया, बहुत कुछ किया। अब स्वागत करने के बाद क्या हुआ? 635 ईस्वी में इन लोगों की एंट्री हुई और 200-300 वर्षों के अंदर ही इन लोगों को, राजा को क्या करना पड़ा? इनको प्रतिबंधित करना पड़ा। राजा ने ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित कर दिया, कहा कि जल्दी निकल जाओ हमारे देश से। किसके? चीन के जो लोग थे, चीन के जो राजा थे, राजा ने कहा कि जल्दी निकल जाओ यहाँ से। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब क्या हुआ है अभी आगे पढ़ेंगे। ईसाई धर्म के प्रचार के बारे में, जब धर्म प्रचार के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, फिर कनेक्शन टूट गया। ये 800 ईस्वी तक चला होगा। फिर कनेक्शन क्या हुआ? यूरोप से कनेक्शन इन लोगों का टूट गया। देखिए, यूरोप से इन लोगों का अच्छा रिश्ता नहीं है। अब देखिए कैसे अलग अलग जो देश के जो होंगे लोग, वो कैसे एंट्री करते हैं अलग अलग। देखिए, अंग्रेज कैसे एंट्री करेंगे, ये सब कैसे एक करके एंट्री करेगा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आपको इसमें अभी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।